नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। नाम थोड़ा अजीब सा है ना? हाँ, ऐसी ही अजीब कहानी भी है, बहुत रुलाने वाली और सच्चे प्यार की। कहते हैं प्यार करने के लिए केवल प्यार काफ़ी नहीं होता, उसके लिए किस्मत भी होनी चाहिए, तभी प्यार मुकम्मल होता है। कहानी है आकृति की, जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है और वो किसी और की वजह से नहीं, खुद उसकी वजह से। तो चलो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आकृति की ज़िंदगी की ओर। आज शादी है उसकी। जी हाँ, आकृति की। घर में बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई किसी को आवाज़ लगा रहा है तो कोई किसी को, लेकिन सबके चेहरे चमके हुए हैं। एक खुशी सबके चेहरे पर खिली हुई है। औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। सभी नए कपड़ों में अपने आप को सबसे बेहतर देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सभी लोग खुश ही दिखाई दे रहे हैं, सिवाय एक इंसान के, और वो है आकृति। आकृति जो दुल्हन बनी बैठी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वैसे तो दुल्हन सभी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आकृति खूबसूरत से भी खूबसूरत लग रही है। लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो है उसके चेहरे पर चमक और खुशी की, जो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है तो ये आकृति ही जाने। अरे भाई चलो, दुल्हन पक्ष हमारा इंतजार कर रहा होगा, इतना लेट होना अच्छा नहीं है, एक आदमी सभी को आर्डर देते हुए कहता है और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो गाड़ी चल पड़ी और साथ ही पीछे की सभी गाड़ियां चलने लगीं। सबसे लास्ट में फूलों से सजी हुई गाड़ी भी निकल गई। हेलो, हाँ जी, आज मेरी शादी है यार, कम से कम आज तो चैन से ले लेने दे मुझे। गाड़ी में बैठा लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ये अभय, जिसकी शादी आकृति से होने वाली है। अभय फ़ोन पर बात करता हुआ, हाँ फाइनली मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। बहुत दिनों से इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का। गाड़ी एक झटके से रुक गई तो अभय ने फ़ोन कट कर दिया और ड्राइवर की ओर देख कर बोला, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, तुमसे बात करनी है कुछ। अभय, लेकिन भाई आज मेरी शादी है, तो बात बाद में भी कर सकते हैं ना। ड्राइवर ने अपनी कैप उतारी और बोला, आज और अभी करनी है। अभय चौंकते हुए बोला, आप कौन हैं और इस तरह आने का क्या मतलब है? ड्राइवर ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और अभय के तानते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है। अब बोलूँगा मैं। अभय ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसे डर लगा और ना ही कुछ कहा। ड्राइवर, मैं वो हूँ जिसकी जान तुम लेने जा रहे हो, तुम समझ गए होगे ना। मैं ही हूँ जिससे आकृति प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर अभय ने कहा, तुम राज हो, है ना? ड्राइवर ने गन नीचे कर ली और लंबी सांस लेकर बोलने लगा, मैं तुम्हें ना ही मारूंगा और ना ही किडनैप करूंगा। मैं यहाँ तुमसे बस इतना कहने आया हूँ, आकृति को हमेशा खुश रखना। अगर उसकी आंखों में किसी भी वजह से आंसू आए। राज ने फिर से गन अभय पर तान दी। अभय ने बिना डरे कहा, जानता हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो ये जान लो कि आकृति से प्यार करता हूँ, तो उसको रुलाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। राज ने फिर से गन नीचे कर ली और सीधा होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बोला, तुम्हें उसे समझाना होगा, वो कभी भी खुद किसी भी चीज़ की मांग नहीं करेगी। बहुत स्वाभिमानी है वो, घुट घट कर जी लेगी लेकिन किसी से शेयर नहीं करेगी।
अभय, जब तुम इतना ही प्यार करते हो उससे तो ले क्यों नहीं जाते उसे। राज ने फीकी हंसी हंसी और बोला, ले जाना होता तो 4 साल पहले ही ले जा चुका होता। आज यहाँ बैठ के तुमसे उसे कुछ करने की भीख नहीं मांग रहा होता। अभय को राज की ये बात चुभ सी गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। राज ने फिर कहा, एक बात और है, कभी भी उस पर शक मत करना या कुछ ऐसा जिससे उसे लगे कि तुम उसको नोटिस कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हारे घर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बदनामी हो। राज ने कहकर गाड़ी के बाहर आ गया और उसकी जगह एक ड्राइवर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो अभय ने उसे रोकने के लिए कहा और गाड़ी खुद बाहर लेकर आ गया। राज ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि वो पैदल ही जा रहा था। अपना सब कुछ हार कर अभय उसे जाते हुए देखने लगा और खुद से ही बोला, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में कैसे आ सकता हूँ। मैं सबसे कह दूँगा कि आरती किसी और से प्यार करती है, उसकी शादी उससे करवाएं। अभय वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने ये सोच कर फ़ोन निकाला कि वह अपने पापा से शादी न करने को कहेगा, लेकिन सामने से उसके पापा का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा, अभय कहाँ हो तुम? सब तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। अभय कुछ नहीं बोल पाया। उसने कहा, हाँ पापा, अभी पहुँचता हूँ। अभय बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ तो ड्राइवर उसके पास आया और बोला, क्या साहब, अभिराज भाई ने आपसे कहा था कि आकृति मैडम की आंखों में आंसू नहीं आने देना चाहिए और अब आप शादी न करके उन्हें दुख देना चाहते हैं। पता है ना, जब घर आई बारात वापस चली जाती है तो लड़की को क्या क्या सुनने को मिलता है। अभय ड्राइवर की बातें सुनकर खुद को बहुत ही मजबूर समझने लगा था। ड्राइवर ने फिर कहा, देखो साहब, हम सबको अच्छी तरह से जानते हैं, कोई गलत नहीं है, ना आप और ना ही राज भाई और ना ही आकृति मैडम। आप सबकी किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है। कमी किसी में नहीं है, कमी यहाँ के समाज में है जो बलात्कार स्वीकार कर सकता है, लेकिन अलग जात में शादी नहीं। ड्राइवर ये कहकर चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, आप चलो। नहीं, राज भाई को यहाँ आते देर नहीं लगेगी, फैसला आप पर है साहब। आकृति मैम की बेइज्जती करवाना चाहते हैं या आप शादी करेंगे? अभय उठा और ड्राइवर से बचने के लिए कहा, अभय शादी वाली जगह पर पहुंच गया। शादी समारोह शुरू हो गया। सभी खुश थे सिवाय आकृति और अभय के। अभय आकृति के उदास चेहरे को देख सकता था और खुद भी उदास था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो राज और आकृति के बीच आ गया है। खैर, शादी समारोह संपन्न हुआ। अभय और आकृति पति पत्नी हो गए। आकृति अभय के घर आ गई थी। अभय की माँ गौरी उनकी आरती करती हैं और दुल्हन के घर के अंदर प्रवेश करवाती हैं। चूँकि आकृति ने घूंघट कर रखा तो अभय उसे नहीं देख सकता था। अभय के घर आए मेहमान अंगूठी की रस्म अभी करने की कहने लगे तो सभी तैयारी करने लगे। आकृति पलकें नीचे करके बैठी रही। उसने किसी से कोई बात नहीं की और ना ही किसी से उससे बात करी। सभी रस्म के लिए बैठ गए, एक और आकृति दूसरी ओर। अभय एक बड़े से बर्तन में दूध के साथ अंगूठी और कुछ सामान डाला गया और रस्म शुरू हुई। आकृति को इन सब से दूर रहना था, लेकिन वो ना कहकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अंगूठी ढूंढनी शुरू की। वो अपना हाथ एक जगह ही चला रही थी, जबकि अभय पूरी तरह से अंगूठी ढूंढने में बिजी था।
अभय ने अपना हाथ आकृति की ओर किया तो उसका हाथ आकृति से टच हो गया। आकृति ने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया तो सभी उसे देखने लगे। अभय का ध्यान भी आकृति की ओर गया तो वो झिझकने लगी। गौरी अभय की माँ, आकृति बेटा ये रस्म है, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम रहने देते हैं। आकृति ने गौरी की ओर देखा और फिर से अंगूठी ढूंढने लगी। उसका हाथ बार बार अभय के हाथ से लगने लगा तो उसके आंसू छलकने लगे। उसके आंसू कोई नहीं देख सकता था सिवाय अभय के, क्योंकि आकृति अभय के सामने बैठी थी और जब उसके आंसू उसकी हथेली पर गिरने लगे तो अभय ने देख लिया। आकृति ने हथेली को बंद कर लिया। अभय से ये सब देख नहीं गया तो उसने कहा, माँ रहने दो, मुझे कोई रस्म नहीं करनी है। अभय उठकर चला गया तो गौरी ने कहा, ये लड़का भी ना पहले खुद ही रस्म करने को कहता और फिर खुद ही मना कर देता है। आकृति को ये सब सुनकर थोड़ी राहत मिली। गौरी ने आकृति से कहा, आकृति बेटा जाओ तुम अपने रूम में फ्रेश हो जाओ, नहा लो। गौरी ने एक लड़की को आकृति के साथ जाने को कहा। आकृति अपने रूम में चली गई। अभय भी वहीं था जो आकृति उसे न देखकर सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अभय कमरे से बाहर चला गया। आकृति बाहर आई तो उसने किसी को ना पाकर चैन की सांस ली। नहाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। उसने देखा रूम काफ़ी बड़ा है। उसमें एक बड़ा सा बेड है जो ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। उस पर रेड कलर की साड़ी रखी थी जो आकृति को पहननी थी। साड़ी से नज़र हटाकर आकृति ने देखा बेड के पीछे थोड़ा साइड में बड़ा कांच का शीशा था जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। क्योंकि ये एक बिल्डिंग थी और अभय का फ्लैट 5th फ्लोर पर था। बिल्डिंग के पीछे बड़ी सी झील थी। आकृति कांच के पास आकर खड़ी हो गई और झील को देखने लगी। झील कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक वैसे ही आकृति की लाइफ दिखाई नहीं दे रही थी। वो तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक कि उसे बाहर से किसी की आवाज़ नहीं आई। गौरी ने कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, आकृति तुम तैयार हो गई हो क्या? आकृति ने दरवाज़ा खोल दिया तो गौरी अंदर आई। उसने जब आकृति को तैयार नहीं देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? बाहर सब तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आकृति ने अपना सिर झुका लिया और बोली, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आओ मैं पहना देती हूँ, इसमें फरमाने वाली कौन सी बात है बेटा। गौरी ने आकृति को साड़ी पहनाई और बाहर ले गई। मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सभी मेहमान एक एक करके चले गए। इन सब में पूरा दिन चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। आकृति अपने रूम में आ गई और अभय अपने माँ के पास बैठ गया। कैलाश अभय के पापा, क्या बात है बेटा, तुम आज खुश नहीं लग रहे हो? अभय, पापा मुझे लगता है मैंने आकृति के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुश नहीं है पापा, मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकता। कैलाश जी उठे और अभय के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुमने गलती कर दी है। बेटा, आकृति बहुत सुलझी हुई लड़की है। उसने वो किया है जो कोई भी नहीं कर सकता है। उसने पहले दिन ही अपने प्यार के बारे में तुम्हें बता दिया था, कुछ नहीं छिपाया। उसने अपने माता पिता के लिए उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और शादी भी की तो सब सच बताकर। कोई कर सकता है ऐसा क्या? मैंने तो आज तक ऐसा कोई वाकया देखा ही नहीं था।
अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे समझना होगा, हमेशा उसका सम्मान करना होगा, उसे पहले जैसी ज़िंदगी देनी होगी। मानता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तेरे लिए, लेकिन अपने प्यार के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। अब इतनी कंपनियों के मालिक हो, तुम अपने प्यार को नहीं संभाल सकते तो सब बेकार है, बेकार ही चला जाएगा। कैलाश जी ने हंसते हुए कहा। अभय ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं उसको संभाल सकता हूँ, लेकिन उसके आंसू नहीं देख सकता। उसको उदास देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। कैलाश जी, उसको थोड़ा वक्त दो बेटा, उसका घाव ऐसे हैं जो जिंदगी भर नहीं भर सकता, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। अब चलो खाना खाते हैं। सभी खाना खाने के लिए आ गए, लेकिन आकृति आई तो गौरी उसे बुलाकर लेकर आई। आकृति सभी को खाना परोसने लगी तो गौरी और कैलाश जी ने कहा, बेटा तुम बहू नहीं बेटी हो, और बेटियां साथ बैठकर खाना खाती हैं। चलो बैठो, अब अपने आप ले लेंगे। तुम खाना खाओ। आकृति भी सबके साथ खाना खाने लगी। उसने मुश्किल से कुछ खाना खाया होगा और फिर अपनी प्लेट लेकर किचन में चली गई। किचन में आते ही उसके आंसू आने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आकृति खुद से ही कहने लगी, क्यों क्यों कर रहे हैं ये लोग मुझे इतना प्यार? मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के प्यार की। क्यों मुझे अकेले नहीं रहने दे सब? आकृति किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने अपनी प्लेट धोना शुरू कर दिया। गौरी जी आईं तो कहा, अरे तुम ये क्या कर रही हो बेटा? घर में काम करने वाली है, वो खुद कर लेगी। गौरी ने आकृति की आंखों में देखा जो अभी भी गीली थीं। गौरी जी सब समझ गईं तो उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, जाओ तुम आराम करो, शादी की भागदौड़ में थक गई होगी ना। चलो जाओ। अब आकृति अपने कमरे में आ गई जहाँ अभय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अभय को देखकर आकृति थोड़ी डर गई, लेकिन अभय ने कहा, वो आप उधर सो जाइएगा, मुझे बेड के इधर सोने की आदत है। बेड काफ़ी बड़ा है, आप आराम से सो सकती हैं। आकृति ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप आकर बेड के एक ओर सिकुड़ कर लेट गई। काफ़ी दिनों की नींद और थकान के कारण उसे नींद आ गई। लगभग 1 घंटे बाद अभय भी सोने के लिए बेड के दूसरी ओर आया तो उसने देखा आकृति ठंड की वजह से सिकुड़ कर सो रही है। तो अभय ने ऐसे ही कम किया और धीमे कदमों से आकृति की ओर आकर उसे कंबल उड़ा दिया और वापस जाकर सो गया। रात के करीब 3 बजे आकृति अचानक से बैठ गई और कांपने लगी। उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने अभय की ओर देखा जो उसकी तरफ पीठ किए सो रहा था। आकृति फिर से लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अभय आकृति की जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अब ये सफ़र कहाँ तक चलने वाला था कोई नहीं जानता था। अगले दिन आकृति जल्दी ही उठ गई और नहाकर अपने कमरे से बाहर आ गई। वो किचन में गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी तो गौरी जी आईं और बोलीं, बेटा तुम ये सब मत करो, काम करने वाले बहुत हैं, नौकर कर लेंगे, तुम जाकर आराम करो। आकृति कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप कमरे में चली गई। अभय उठ चुका था और नहाने के लिए जा रहा था। आकृति जैसे ही रूम में आई, अभय ने उसे देखने लगा। आकृति येलो कलर का कुर्ता और नीचे प्लाजो पहना था। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। आकृति ने अभय की ओर ध्यान नहीं दिया
तो अभय नहाने चला गया। कुछ देर बाद अभय वापस आया तो उसने देखा आकृति खड़ी होकर झील को देख रही थी। अभय ने कहा, चलिए नाश्ता करते हैं। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो अभय बाहर आ गया। गौरी बेटा, आकृति को भी बुला लो। अभय, आप बोलिए, माँ अभी आएगी। गौरी गईं और आकृति को ले आईं। सभी नाश्ता करने लगे तो गौरी ने कहा, आज तुम दोनों को गुरुद्वारे जाना है। अभय, मैं चाहती हूँ हम यहाँ से जाएं और उससे पहले तुम और आकृति स्वर्ण मंदिर करवाओ। आकृति भी घूम आएगी, फिर ना जाने कब आना हो यहाँ। अभय और उसकी फैमिली अमृतसर से थोड़ी दूर रहते थे, लेकिन अब अभय को अपनी कंपनी के लिए दूसरे शहर जाना था। अभय, फिर कभी चले जाएंगे माँ। गौरी ने आंख दिखाते हुए कहा, नहीं, तुम आज ही जाओगे। गौरी ने आकृति की ओर देखकर कहा, बेटा, अगर तुम साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो तो इन्हें कपड़ों में चली जाओ। आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अभय और आकृति दोनों घर से निकल गए। अभय ने ड्राइविंग सीट संभाल ली तो आकृति उसके साइड में आकर बैठ गई। अभय ने आकृति को देखा, लेकिन आकृति बाहर देख रही थी। अभय ने सामने देखते हुए कहा, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। आकृति ने बिना अभय की ओर देखे सीट बेल्ट लगाई और बाहर देखने लगी। चूँकि गोल्डन टेम्पल घर से काफ़ी दूर था, जाने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था, तो अब अभय ने सॉन्ग प्ले कर दिया ताकि उन्हें बोरियत महसूस ना हो। उसे पता ना था कि आकृति तो बात करेगी नहीं और वो खुद बोलेगा नहीं। खैर, अभय ड्राइविंग करते हुए कभी कभी आकृति को देख लेता, लेकिन आकृति तो जैसे गाड़ी में हो ही ना, ऐसे बैठी हुई एकदम शांत। लगभग 1 घंटे बाद दोनों गुरुद्वारा पहुंच गए। क्योंकि गुरुद्वारा बहुत बड़ा था तो अब पैदल ही चलना था। अभय ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और दोनों चलने लगे। अभय और आकृति दोनों चले तो साथ रहे थे, लेकिन आकृति अपनी ही दुनिया में खोई थी। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही अभय की ओर देख रही थी। जब वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने अपने स्लीपर्स निकाले और वहाँ रख दिए। अभय ने सॉक्स नहीं उतारे। आकृति ने दुपट्टे से सिर को ढक लिया, क्योंकि गुरुद्वारे में सिर पर बिना पल्लू के नहीं जाते हैं। चूँकि दोपहर हो चुका था और धूप भी बहुत तेज थी, दोनों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक सुकून सा मिला। अभय ने आकृति को देखा। सीढ़ियों पर रुक कर दूर तक फैले पानी को और गोल्डन टेम्पल को देख रही थी। अभय ने आकृति से चलने को कहा तो दोनों वहाँ बिछी मैट पर चलने लगे। गुरुद्वारा इतना बड़ा था कि हर जगह मैट बिछाना संभव नहीं था। अब उन्हें धूप में तपते हुए संगमरमर पर चलना था। आकृति बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अभय के पैरों में जलन होने लगी। क्योंकि उसने सॉक्स पहन रखी थी, इसलिए कुछ देर तक वो ठीक तरह से चल रहा था, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा था। उसने आकृति को देखा, जो बिना किसी भाव के चले जा रही थी। हालांकि आकृति नंगे पैर चल रही थी। अभय को कुछ समझ नहीं आया तो वो आकृति से पूछ बैठा, क्या आपके पैरों में जलन नहीं हो रही है? आकृति ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ते हुए बोली, जो अंदर से पूरी तरह जल चुका हो उसके लिए ये जलन कुछ भी नहीं है। अभय को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगा, कितना दर्द भरा है तुम में। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ऐसा तो नहीं थी।
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, आज भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो चेहरा मेरी आँखों में समाया है। मुझे तुम्हें जानना है आकृति, क्या हुआ जो इतनी हंसने वाली लड़की की आँखों में इतना खालीपन है। अभय ये सब सोचते हुए चले जा रहा था। आकृति को इस हालत में देख वो अपने पैरों की जलन को भूल चुका था। अभय और आकृति लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आकृति अब के आगे थी। अभय ने आकृति से कुछ फासला रखा ताकि आकृति पहले की तरह कुछ गलत ना सोचे। अभय के पैरों में अब जलन होने लगी थी। वैसे तो अब वो लोग मैट पर थे, लेकिन काफ़ी देर गर्म पत्थर पर चलने से उनके तलवे लाल हो गए थे। अभय ने आकृति के पैरों को देखा तो अभय के पैरों से ज़्यादा बुरी तरह जल चुके थे, लेकिन आकृति के माथे पर एक फिक्र तक नहीं थी। अभय फिर सोचने लगा, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम। दोनों ने दर्शन किए और वहाँ के दर्शनीय स्थल देखने गए। आकृति आगे आगे चलने लगी और अभय जलन की वजह से धीरे धीरे चलने लगा। दोनों घूम फिर कर गाड़ी के पास आ गए तो अभय ने आकृति से कहा, क्या सच में अब भी आपके पैरों में जलन नहीं है। आकृति ने बिना भाव के कहा, नहीं, और वो गाड़ी में बैठ गई। दोपहर हो चुका था, लंच का टाइम था तो गाड़ी अभय एक रेस्टोरेंट के पास रोक ली और खुद आकृति से बिना कुछ कहे बाथरूम चला गया। आकृति बाहर आकर गाड़ी का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वो आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। अभय बाहर आया तो उसने इशारे से आकृति को आने के लिए कहा। आकृति वहाँ चली गई। अभय ने चलते हुए कहा, क्या खाएगी आप। आकृति, मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। अभय, जी नहीं, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। आप साथ खाएंगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो वापस चलते हैं। आकृति ने कुछ नहीं कहा, वो अभय के साथ जाकर बैठ गई। अभय ने फिर पूछा, क्या क्या पसंद है आपको। आकृति, मुझे कुछ पसंद नहीं है, आप जो खाएंगे मैं भी वही खा लूँगी। अभय ने खाना मंगवाया और दोनों ने खाना खाया। अभय बिल पे करने लगा। आकृति उठकर मुड़ी ही थी कि सामने से एक आदमी आया। उसने आकृति को देखा और फिर बोला, आप आकृति मैम हो ना। आकृति, जी। वो आदमी खुश होकर बोला, पहचाना मुझे, मैं राज भाई के लिए काम करता था, लेकिन मेरी शादी होने के बाद मैं यहाँ आ गया। आपने राखी के त्योहार पर राखी बांधी थी मुझे। आकृति बिना कुछ बोले ही आगे निकल गई तो अभय खड़ा होकर उस आदमी के पास आया। आदमी ने अभय को देखकर कहा, आप कौन हैं और राज भाई कहाँ हैं। अभय, मैं आकृति का हस्बैंड हूँ। अभय की बात सुनकर आदमी धमके से पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाया और चला गया। आकृति गाड़ी में आकर बैठ गई। अभय ने उससे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।